नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे हरियाणा करंट अफेयर्स सीरीज में नवंबर मंथ के लास्ट वीक के करंट अफेयर्स। यानी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 22 नवंबर से 30 नवंबर तक के करंट अफेयर्स। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से, जो कि है इंटरनेशनल सिंथेटिक ट्रैक हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स। इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट में इंटरनेशनल सिंथेटिक ट्रैक को कंस्ट्रक्ट किया गया है और हाल में ही इसे इनॉग्रेट भी किया गया है। ऑप्शंस है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी HAU हिसार, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद, या NIT कुरुक्षेत्र, या JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद। देखिए, जो इंटरनेशनल सिंथेटिक ट्रैक है इसे क्यों कंस्ट्रक्ट किया गया है, क्योंकि आपको पता होगा हाल में ही हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाले हैं पंचकुला में, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। देखिए, हो सकता है कि आपको एग्जाम में गिरी सेंटर लिखा मिले, तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये गिरी सेंटर है ये CCS HAU के कैंपस में ही है, इसलिए दोनों में से जो भी पूछा जाए वही आप करेक्ट आंसर मार्क कर देना। जो ये ट्रैक है इसकी कॉस्ट है 4.65 करोड़, जो कि सेम यूनिवर्सिटी में इनॉग्रेट किया गया है बाय मनोहर लाल जी खट्टर। इसके साथ साथ इन्होंने एक और चीज का इनॉग्रेशन किया है, वो है इंटरनेशनल साइंटिस्ट हॉस्टल। अगर आपसे कोई पूछे कि इंटरनेशनल साइंटिस्ट हॉस्टल किस यूनिवर्सिटी में इनॉग्रेट किया गया है, तो भी आपका जवाब सेम होगा, CCS HAU हिसार। तो सिंथेटिक ट्रैक क्या है ये जानने से पहले एक बार जान लेते हैं कि नेचुरल सरफेस ट्रैक क्या चीज होती है। नेचुरल सरफेस ट्रैक्स में नेचुरल सब्सटेंसेस यूज होते हैं, जैसे नेचुरली जो चीज अकर करती है वो यूज किया जाता है, जैसे सिंडर प्यूमिक स्टोन जैसा होता है, राइट। सिंडर, क्ले या फिर ग्रास, these are commonly used natural track surfaces. They are comfortable to run on, they are relatively cheap to construct, and they have a minimum force impact on runners joint. ये इन सब के फायदे हैं, बट इंस्टेड ऑफ दीज बेनिफिट्स इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे सबसे पहला डिसएडवांटेज है वेदर, कि जैसे ही बारिश आएगी ये जो नेचुरल ट्रैक सर्फेसेस हैं वो यूज करने लायक नहीं होंगे, बिकॉज दे बिकम सोगी आफ्टर द रेन। दूसरी बात, जो नेचुरल सर्फेसेस हैं उन्हें कांस्टेंट और कॉस्टली मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। उन्हें टाइम टू टाइम लेवल करना पड़ता है। लेवलिंग मतलब उनको सीधा करना पड़ता है, मतलब जो भी फिशर्स होंगे उनको हटाकर इसको स्ट्रेटन करना पड़ता है, दिस इज लेवलिंग। फिर एडिशन ऑफ फिलर मटेरियल, देन रीमार्किंग ऑफ लेन्स, and if the tracks are not well capped, holes and irregularities in the surface may lead to serious injuries. अब हम बात करते हैं सिंथेटिक रनिंग ट्रैक सर्फेसेस के बेनिफिट्स की। क्यों हमें सिंथेटिक रनिंग ट्रैक्स की जरूरत पड़ी, क्यों नेचुरल सर्फेसेस से काम नहीं चला। देखिए, हम जानते हैं उसके दो मेजर डिसएडवांटेज क्या था। एक तो वेदर, कि वेदर की वजह से वो यूज करने लायक नहीं रहते हैं, और दूसरी बात उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। इसका फायदा क्या है सिंथेटिक का, एक तो ये जो है इट इज इम्पर्वियस टू वेदर एंड इट रिक्वायर्स वेरी लिटिल मेंटेनेंस, यानी इसका जो डिसएडवांटेज था वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। अदर देन दिस, इट क्रिएट्स अ वेरी फास्ट एंड हाई परफॉर्मिंग ट्रैक that helps improve runners economy of action by 2 to 3%। यानी जो रनर्स हैं उनकी परफॉर्मिंग एबिलिटीज को ये बढ़ा देता है। देन अ सिंथेटिक सिस्टम प्रोवाइड सुपर्ब शॉक एब्जॉर्प्शन एंड कुशनिंग, जिसकी वजह से एथलीट्स को इंजरी और ट्रॉमा से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और इसका एक और बहुत बड़ा फायदा यह है कि ये काफी ड्यूरेबल है, 20 साल से ज्यादा तक की इसकी शेल्फ लाइफ होती है। चलिए, इसके साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, which reads, consider the following statements. The first statement says, since last decade, biofortified wheat cultivation is prominent in Haryana. पिछले दशक से यानी 2010 to 2020 तक, पिछले दशक में जो बायोफोर्टिफाइड व्हीट कल्टीवेशन है वो हरियाणा में बहुत ही प्रोमिनेंट है।
दूसरा स्टेटमेंट कहता है BHU31 इज अ बायोफोर्टिफाइड व्हीट वेराइटी। ये एक बायोफोर्टिफाइड व्हीट वेराइटी का एक एग्जाम्पल है। देखिए जो पहला स्टेटमेंट है वो फॉल्स है और उसको आप कॉमन अंडरस्टैंडिंग की वजह से भी नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बायोफोर्टिफाइड एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है और हरियाणा में जो पहला बायोफोर्टिफाइड व्हीट कल्टीवेशन है वो जस्ट अभी शुरू होने वाला है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हीट वैरायटी जो आपको पता होना चाहिए, राइट। दिस इज अ फैक्ट विच यू मस्ट रिमेंबर। सो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए एक बार देख लेते हैं कि न्यूज में क्या था। So for the first time, farmers in Haryana will now cultivate bio-fortified wheat. And for this, seeds of two special varieties of wheat, BHU31 and PBW1ZN, have been made available to the farmers. Both these varieties of wheat are completely organic. और ये कहां पर होने वाला है? इसके लिए पलवल का खलसाड़ा विलेज सेलेक्ट किया गया है। Under this project, the farmers of village Kalsada has been provided seeds of both biofortified wheat varieties for 50 acres free. यानी 50 एकड़ तक इन विलेज के कलसाड़ा विलेज के फार्मर्स को बायोफोर्टिफाइड व्हीट की जो सीड्स हैं वो फ्री में दी जाएंगे। ये जो फार्मिंग करेंगे दैट विल बी अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट्स और इसके साथ साथ जो एक्सपर्ट्स है वो उनके फील्ड्स को रेगुलरली विजिट भी करेंगे और फार्मर्स को ट्रेन करेंगे फॉर दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो दिस इज द इनिशिएटिव विच हैज बीन टेकन फॉर बायोफोर्टिफिकेशन। एक बार देख लेते हैं कि बायोफोर्टिफिकेशन है क्या। देखिए फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर फूड में डेलिबरेटली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे इंक्रीज कर रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रही है? इसके दो पर्पस है, एक तो न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए और दूसरा पब्लिक हेल्थ बेनिफिट के लिए। यही फोर्टिफिकेशन जब बायोलॉजिकल मेथड्स के साथ की जाती है उसे हम बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। यानी बायोफोर्टिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड क्रॉप्स आर इंप्रूव्ड थ्रू एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस या कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। यानी इन सभी तरीकों से अगर आप फूड क्रॉप की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं उसे हम बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। अगर हम मेथड्स की बात करें तो एक ट्रेडिशनल फोर्टिफिकेशन मेथड है और एक बायोफोर्टिफिकेशन मेथड है। जो ट्रेडिशनल फोर्टिफिकेशन है उसमें क्या करते थे कि आपके क्रॉप्स रेडी हैं, उसके बाद आप न्यूट्रिएंट्स को ऐड करेंगे थ्रू फूड प्रोसेसिंग और फिर जो आपके पास सीरियल्स होंगे उसमें एडेड न्यूट्रिएंट्स हैं जिसे आप फर्दर कंजम्पशन के लिए लेकर जाएंगे। बायोफोर्टिफिकेशन में क्या होता है, इस प्रोसेस से पहले ही आप ऐसे जीन्स सेलेक्ट करेंगे या फिर सेलेक्टिव ब्रीडिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे जिसकी वजह से जो हमारे पास क्रॉप्स आएंगे उनमें ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट ज्यादा होगा, राइट। सी इसके दो तरीके, एक तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग यानी आप उन प्लांट्स को सेलेक्ट करेंगे जिनकी न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है और जिसमें न्यूट्रिएंट्स कम है, उनको क्रॉस ब्रीड करवा देंगे। या फिर आप जेनेटिकली सीड्स लेंगे, उसमें ऐसे जीन्स ऐड कर देंगे जिससे प्लांट में न्यूट्रिएंट प्रोडक्शन ज्यादा होगी। इन बोथ द केसेस हमें क्या मिलेगा, हमें ऐसे प्लांट्स मिलेंगे जिनमें न्यूट्रिएंट का कंटेंट ज्यादा होगा और इसे आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, देखिए बायोफोर्टिफिकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो होता है आयरन की डेफिशिएंसी और जिंक की डेफिशिएंसी। तो ऑलरेडी हम लोगों ने आयरन बायोफोर्टिफिकेशन की है, राइस की, बीन्स की, स्वीट पोटैटो, लेग्यूम्स की, और जिंक बायोफोर्टिफिकेशन भी हमने इन सब की है इंक्लूडिंग व्हीट, राइस, बीन्स, स्वीट पोटैटो, मेज। फिर प्रो विटामिन ए कैरोटीनॉइड बायोफोर्टिफिकेशन। जो प्रो विटामिन ए है, ये जो कैरोटीनॉइड्स है ये मोस्टली कैरेट में प्रेजेंट होते हैं और दिस इज विटामिन ए जो है वो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट ही है, ठीक है। उसकी हमने बायोफोर्टिफिकेशन की है स्वीट पोटैटो में, मेज में, कसावा में, और ऐसे ही इनके साथ साथ हमने अमीनो एसिड और प्रोटीन बायोफोर्टिफिकेशन भी की है
शोरगम में, शोरगम इज जवार जो कि एनिमल फीड के लिए यूज किया जाता है, और कसावा में, राइट। इसके फायदे क्या हैं? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन? ये सबसे पहले तो यही कि माल न्यूट्रिशन एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट कंटेंट ज्यादा है, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, राइट। दूसरा चीज कि फार्मर्स की इनकम हम बढ़ा सकते हैं, और तीसरी चीज जो है कि जब हम वीट में एड ऑन्स कर रहे हैं, उससे वीट की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। सो द प्रोडक्शन ऑफ दिस वीट इज हायर बाय 7 to 9% पर एकड़ देन अदर वीट वेराइटीज। देखिए, हमने ना यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स के बारे में बहुत बात की है, तो एक बार असेंशियल माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे आप ध्यान दे लीजिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज जो मेन है, और ऐसे ही विटामिन्स की बात करें तो A, D, E, K, कम से कम ये तो आपको याद होने ही चाहिए। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती क्योंकि ये काफी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा मेन फोकस होता है बायोफोर्टिफिकेशन में, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ होता है। तो आपको ये सब पता होने चाहिए। इसमें नॉर्मली एलिमिनेशन के थ्रू आप क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज फ्रॉम हरियाणा हैज बीन सिलेक्टेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF to pioneer a roadmap for safely adopting new technologies as part of G20 Global Smart Cities Alliance? तो रिसेंटली क्या हुआ है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 4 सिटीज को आउट ऑफ 36, टोटल 36 ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्होंने सेलेक्ट किया है, जिसमें से 4 इंडिया की हैं। उन 4 इंडियन सिटीज में से भी एक हरियाणा की है। आपको बताना है वो हरियाणा की सिटी कौन सी है जो WEF ने सेलेक्ट की है फॉर अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी अंडर G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटी अलायंस। सो इसका सही जवाब है A, फरीदाबाद। और वो 4 सिटीज कौन कौन सी हैं? वो 4 सिटीज हैं बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर एंड हैदराबाद। और जो बाकी 36 कंट्रीज है उसमें बाकी कंट्रीज कौन से इंक्लूडेड है? लंदन, मॉस्को, टोरंटो, ब्रासिलिया, दुबई, मेलबोर्न एटसेट्रा। So the World Economic Forum has selected 36 cities from 22 countries and 6 continents to pioneer a new global policy roadmap for smart cities developed by G20 Global Smart Cities Alliance. Next question की तरफ बढ़ते हैं। Who is the author of the book Sardar Patel, the Supreme Architect and Unification of India? ये जो बुक रिलीज हुई है सरदार पटेल जी पर, जो कि 3 वॉल्यूम्स में है, उस बुक का ऑथर कौन है? इसे हाल में ही मनोहर लाल खट्टर जी ने रिलीज किया है, राइट। तो इसका सही जवाब है SN अग्रवाल, जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं। अगर हम इन बुक्स की बात करें तो ये 3 वॉल्यूम्स में है। पहला वॉल्यूम डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट by Lord Mountbatten on 25th June 1947, making Sardar Patel as Minister in charge of States Department. सेकेंड वॉल्यूम में डील किया गया है निजाम ऑफ हैदराबाद का एडमेंट एटीट्यूड, जो कि खुद एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाहता था। थर्ड वॉल्यूम में कवर किया गया है हैड सरदार पटेल बीन द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। सो दीज आर द 3 बुक्स रिलीज्ड बाय मनोहर लाल जी खट्टर and which are written by SN Agarwal. So coming to the next question, it reads, स्वामित्व स्कीम is related to। देखिए स्वामित्व का क्या मतलब होता है? स्वामी का मतलब क्या होता है? स्वामी means ऑनर। तो ये जो स्कीम है ना, ये रूरल एरियाज में जो लाल डोरा होता है, लाल डोरा कहिए या फिर अबाड़ी रीजन कहिए, जिसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, मतलब बेसिकली ये रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं जहां पे लोग काफी टाइम से रह रहे हैं, पर उनकी डॉक्यूमेंटेशंस नहीं है, उनके कोई पेपर्स नहीं है। तो स्वामित्व स्कीम जो है वो इन एरियाज को टारगेट कर रही है ताकि यहां पे रहने वाले लोगों के पास एक प्रूफ हो जिससे वो एज अ कोलेटरल यूज कर सके, या फिर जिसे वो एज एन एसेट यूज कर सके फॉर द लोन्स पर्पस, राइट। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? एक बार हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं।
right to documentation of residential properties in rural areas, then consolidation of land holdings in rural areas, mapping of net loss incurred on account of natural disasters, या none of the above. तो इसमें दो ऑप्शन जो है वो बहुत पास हैं, सारे ही रूरल इंडिया को टैकल कर रहे हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि स्वामित्व स्कीम जो है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को टारगेट कर रही है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए. अभी अभी क्या हुआ है कि हरियाणा गवर्नमेंट इज गेयर्ड अप टू फाइनलाइज द ड्रोन फ्लाइंग वर्क बीइंग कैरिड आउट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट्स एम्बिशियस हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट एंड स्वामित्व स्कीम बाय जनवरी 2021. Likewise, the work of feature extraction will be finalized by March 2021. यानी जनवरी 2021 तक मोस्टली हमारा जो ये काम है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा. स्वामित्व स्कीम के बारे में एक बार थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं. इसकी फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस अबाड़ी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज. जो स्वामित्व स्कीम है वो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. देखिए स्कीम्स जो है बेसिकली दो टाइप की होती है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है यहां पर 100% फंडिंग यूनियन से आती है, बट जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है इसमें फंडिंग डिवाइडेड होती है, जैसे 90:10 या 50:50 या 60:40, जिसमें हमेशा जो ज्यादा वाला पार्ट होगा वो यूनियन का होगा और जो कम वाला होगा वो स्टेट का होगा. 90:10 मोस्टली जो है वो जो वीकर स्टेट्स हैं उनका होता है और बाकी नॉर्मल स्टेट्स का हमेशा 60-40 या 50-50 रहता है. अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में भी 3 टाइप से स्कीम्स होती हैं, एक कोर ऑफ कोर स्कीम्स, सेकेंड कोर एरियाज कोर स्कीम्स एंड थर्ड इज ऑप्शनल स्कीम्स. कोर ऑफ कोर स्कीम्स में सिर्फ 8 स्कीम्स हैं, जैसे मनरेगा या फिर जितनी भी अम्ब्रेला स्कीम्स हैं, राइट. और जो कोर स्कीम्स हैं उसमें ऑलमोस्ट 20 स्कीम्स हैं, जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन एटसेट्रा. ऑप्शनल स्कीम में सिर्फ 2 ही हैं, एक तो श्यामा प्रसाद रर्बन मिशन और दूसरा बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम. सो ये सारी है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. स्वामित्व स्कीम की बात करें तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था ऑन नेशनल पंचायत डे 24 अप्रैल 2020. और प्लीज इस डेट को ध्यान रखना कि नेशनल पंचायत डे हम 24 अप्रैल को मनाते हैं. इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? इसकी नोडल मिनिस्ट्री फिर पंचायती राज मिनिस्ट्री ही होगी, एज ए नेम सजेस्ट. स्टेट्स में बात करें तो स्टेट्स में रेवेन्यू डिपार्टमेंट या लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट जो है वो नोडल डिपार्टमेंट होगा एंड इट शेल कैरी आउट द स्कीम विद सपोर्ट ऑफ स्टेट पंचायती राज डेवलपमेंट. और इस स्कीम का इंप्लीमेंटेशन के लिए टेक्नोलॉजी पार्टनर होगा सर्वे ऑफ इंडिया. स्कीम का एम क्या है? इट एम्स टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन फॉर रूरल इंडिया. द डिमार्केशन ऑफ रूरल आबादी एरियाज would be done using drone surveying technology, and this would provide the record of rights to village households possessing houses in inhabited rural areas and villages, which in turn would enable them to use their property as a financial asset for taking loans and other financial benefits from bank. So ये real purpose है जिसमें जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनके पास रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होगा, जिसकी वजह से वो अपनी ही प्रॉपर्टी को एज ए कोलेट्रल यूज कर पाएंगे इन द बैंक्स, जिसकी वजह से उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉसिबल हो पाएगा. चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द लास्ट क्वेश्चन रीड्स, द हरियाणा स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज रिवाइज्ड द पोल एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर मेयर and the members of municipal corporations, councils and committees. आपको बताना है कि म्युनिसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एक्सपेंडिचर लिमिट क्या है. ऑप्शन है 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख और 20 लाख. सो इसका सही जवाब है 10 लाख. एक बार हम सारे लिमिट्स देख लेते हैं.
सॉरी इसकी लिमिट इज नॉट 10 लाख बट 15 लाख। चलिए एक बार हम देख लेते हैं। जो म्युनिसिपल काउंसिल है उसकी प्रेसिडेंट की जो लिमिट है दैट इज 15 लाख। म्युनिसिपल कमिटी के प्रेसिडेंट की जो लिमिट है वो है 10 लाख। प्लीज ये फिगर्स ध्यान रखना, ये फिगर्स इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही अगर हम मेयर की बात करें तो जिसकी पहले 20 लाख थी उसे बढ़ाकर 22 लाख कर दिया गया है, और मेंबर की जो लिमिट थी उसे 5 लाख से बढ़ाकर 5,50,000 कर दिया गया है। सो ये है रिवाइज्ड इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट्स। सो इसके साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।